चैप्टर 24 बंद रास्ता। जब मेरी आंखें खुली तो एक चमकदार सफेद रोशनी दिख रही थी। एक अपरिचित सफेद कमरे में थी। मेरे बगल की दीवार पर लंबे वर्टिकल ब्लाइंड्स लगे थे। सिर के ऊपर की तेज बत्तियां मुझे चकाचौंध कर रही थीं। मैं एक सख्त उबड़-खाबड़ पलंग पर टेक लगाए लेटी थी, रेलिंग वाला पलंग। तकिए सपाट और ढेलेदार थे। पास ही कहीं पर एक चिढ़ाने वाली बीप बीप की आवाज आ रही थी। इसका मतलब था कि मैं अब भी जिंदा हूँ। मृत्यु इतनी कष्टकारी नहीं होनी चाहिए। मेरे हाथ साफ नलियों में बहुत उलझे हुए थे और कोई चीज मेरे चेहरे पर, मेरी नाक के नीचे टेप से चिपकी थी। मैंने इसे निकालने के लिए अपना हाथ उठाया। नहीं, ऐसा मत करो। ठंडी अंगुलियों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एडवर्ड, मैंने अपना सिर हल्का सा घुमाया और उसका शानदार चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर था। उसकी ठुड्डी मेरे तकिए के कोने से टिकी थी। मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि मैं जिंदा थी, इस बार कृतज्ञता और उल्लास के साथ। ओह एडवर्ड, मुझे बहुत अफसोस है। उसने मुझे चुप कराया। अब सब कुछ सही है। क्या हुआ था मैं स्पष्टता से याद नहीं कर पाई, और जब मैंने याद करने की कोशिश की तो मेरा दिमाग मेरे खिलाफ बगावत करने लगा। पेज 447। मुझे आने में बहुत देर हो गई थी। मुझे आने में बहुत देर हो सकती थी, उसने फुसफुसाकर कहा और उसकी आवाज में यातना का भाव था। मैं बहुत मूर्ख थी एडवर्ड। मैंने सोचा था कि उसने मेरी माँ को अगवा कर लिया है। उसने हम सबको चालाकी से धोखा दिया था। मुझे चाली और मेरी माँ को फोन करना होगा। मुझे धुंध के बीच से एहसास हुआ। एलिस ने उन्हें फोन कर दिया था। रिनी यहीं है, दरअसल यहीं अस्पताल में। वे इस समय खाने के लिए कुछ लेने गई हैं। वे यहाँ हैं। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन इससे मेरा दिमाग और तेजी से घूमने लगा और उसके हाथ ने मुझे धीमे से तकियों पर नीचे धंसा दिया। वे जल्दी ही लौट आएंगी, उसने वादा किया, और तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। लेकिन तुमने उनसे क्या कहा? मैं दहशत में आ गई। तसल्ली में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी माँ यहाँ थी और मैं वैम्पायर के हमले के बाद स्वस्थ हो रही थी। तुमने उन्हें क्यों बताया कि मैं यहाँ हूँ? तुम 2 लंबी सीढ़ियों से गिरी और फिर खिड़की से नीचे गिर गईं। वह ठहरा। तुम्हें मानना पड़ेगा कि यह हो सकता था। मैंने आह भरी और इससे दर्द हुआ। मैंने चादर के नीचे अपने शरीर को देखा, उस भारी ढेले को जो मेरा पैर था। मेरी हालत कितनी खराब है? मैंने पूछा। तुम्हारा एक पैर टूटा है, 4 पसलियां टूटी हैं, तुम्हारी खोपड़ी में कुछ जगह दरारें हैं, तुम्हारी त्वचा का 1-1 इंच चोटों से ढका है और तुम्हारा बहुत सारा खून निकल गया है। उन्होंने कुछ खून चढ़ाया भी है। मुझे ये पसंद नहीं आया। कुछ समय तक तो तुम्हारी सारी महक गड़बड़ हो गई थी। इससे तुम्हें अच्छा लगा होगा। नहीं, मुझे तुम्हारी महक पसंद है। तुमने ये कैसे किया? मैंने धीरे से पूछा। वह तुरंत समझ गया कि मेरा क्या मतलब था। मुझे पक्का नहीं पता। उसने मेरी हैरान आंखों से दूर देखा, मेरे पट्टी में लिपटे हाथ को बिस्तर से उठाया और धीरे से अपने हाथ में थामा। इस दौरान वह उस तार को न छेड़ने के बारे में सावधान रहा जो किसी मॉनिटर से जुड़ा था। मैंने बाकी कहानी के सुनने लिए धैर्य से इंतजार किया। उसने मुझसे निगाह मिलाए बिना आह भरी। यह असंभव था। रुकना, वो फुसफुसाया। असंभव। लेकिन मैं रुक गया। उसने आखिरकार ऊपर देखा, आधी मुस्कान के साथ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या मेरा स्वाद भी महक जितना ही अच्छा है? मैं बदले में मुस्कराई। इससे मेरे चेहरे में दर्द होने लगा। और भी बेहतर, मेरी कल्पना से भी बेहतर। मुझे अफसोस है, मैंने माफी मांगी। उसने अपनी आंखें छत की ओर उठाई। ये भी अफसोस करने की बात है। तो मुझे किस चीज पर अफसोस करना चाहिए? खुद को मुझसे हमेशा के लिए लगभग दूर ले जाने के लिए। मुझे अफसोस है। मैंने एक बार फिर क्षमा मांगी। मैं जानता हूँ कि तुमने ये क्यों किया। उसकी आवाज तसल्ली देने वाली थी। जाहिर है, इसके बावजूद यह अतार्किक था। तुम्हें मेरा इंतजार तो करना चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तुम मुझे नहीं जाने देते। नहीं, वो सख्त लहजे में सहमत हुआ, मैं तुम्हें नहीं जाने देता। कुछ बहुत अप्रिय यादें मेरे मन में लौट रही थीं। मैं कांपी और फिर
दर्द की शिकन आ गई। वह तुरंत चिंता में पड़ गया। बेला, क्या गड़बड़ है? जेम्स का क्या हुआ? जब मैंने उसे तुम पर से खींचा, उसके बाद एम्ट और जैस्पर ने उसे संभाल लिया। उसकी आवाज में अफसोस का एक खूंखार पुट था। इससे मैं चकरा गई। मैंने एम्ट और जैस्पर को वहां नहीं देखा। उन्हें कमरे से बाहर रहना था। वहां बहुत सारा खून, लेकिन तुम रुके रहे। हाँ, मैं रुका रहा। और एलिस और कार्लाइल, मैंने हैरानी में कहा। तुम जानती हो, वे भी तुमसे प्यार करते हैं। पिछली बार जब मैंने एलिस को देखा था, तब की दर्द भरी तस्वीरों की झलक ने मुझे किसी चीज की याद दिलाई। क्या एलिस ने टेप देखा? मैंने चिंता से पूछा। हाँ, एक नया लहजा उसकी आवाज को स्याह कर गया, इसमें शुद्ध नफरत भरी थी। वो हमेशा अंधेरे में थी, इसीलिए याद नहीं कर पाई। मैं जानता हूँ, वो अब समझ गई है। उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन उसका चेहरा आवेश के मारे काला था। मैंने अपने आजाद हाथ से उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन किसी चीज ने मुझे रोक दिया। मैंने नीचे देखा कि आइवी मेरे हाथ को रोक रही थी। ओह, मैं कराहने लगी। अब क्या हुआ? उसने चिंता से पूछा। वह भटक गया, लेकिन पर्याप्त नहीं। स्याह अंदाज उसकी आंखों को पूरी तरह छोड़कर नहीं गया। सुइयां, मैंने स्पष्ट किया और हाथ में लगी सुई से दूर देखने लगी। मैंने एक मुड़ी छत की टाइल पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी पसलियों में होने वाले दर्द के बावजूद गहरी सांस लेने की कोशिश की। सुई से डर रही हो? वह अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया और अपना सिर हिलाने लगा। ओह, एक परपीड़क वैम्पायर, जो उसे मौत तक यातना देने पर आमादा था। वहाँ कोई समस्या नहीं थी, वो उससे मिलने के लिए भाग जाती है। दूसरी तरफ, आइवी। मैंने अपनी आंखें गोल गोल घुमाईं। मैं ये जानकर खुश थी कि कम से कम ये प्रतिक्रिया दर्दरहित थी। मैंने विषय बदलने की सोची। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने पूछा। उसने मुझे घूरा, पहले तो घबराहट और फिर चोट का भाव उसकी आंखों में दिखाई दिया। उसकी भौहें इकट्ठी हो गईं जब उसने त्योरी चढ़ाई। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं चला जाऊं? नहीं, मैंने प्रतिरोध किया और यह सोचकर ही दहशत में आ गई। नहीं, मेरा मतलब था, मेरी माँ क्या सोचती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो? जब वे लौटकर आती हैं, तो मुझे अपनी कहानी तैयार रखनी होगी। ओह, उसका माथा एक बार फिर चिकना होकर संगमरमर जैसा बन गया। मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की खातिर फीनिक्स आया था। मैं तुम्हें फोक्स चलने के लिए मनाने आया था। उसकी फैली हुई आंखें इतनी गंभीर और संजीदा थीं कि मुझ तक को उसकी बात पर विश्वास होने लगा। तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई और तुम ट्रक से उस होटल तक गईं, जहां मैं कार्लाइल और एलिस के साथ ठहरा हुआ था। जाहिर है, मैं अभिभावक की निगरानी में यहां आया था। उसने नैतिकतापूर्ण तरीके से जोड़ा, लेकिन मेरे कमरे की ओर जाते समय तुम सीढ़ियों पर से फिसल गईं और इसके बाद की कहानी तुम जानती हो। तुम्हें कोई विस्तृत विवरण याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे विस्तृत विवरणों के बारे में थोड़ा गड़बड़ होने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा बहाना है। मैंने इसके बारे में पल भर सोचा। इस कहानी में कुछ कमियां हैं, जैसे कोई खिड़कियां नहीं टूटी हैं। दरअसल नहीं, उसने कहा। एलिस को प्रमाण गढ़ने में जरूरत से ज्यादा मजा आया। ये बहुत विश्वसनीय तरीके से हो चुका है। तुम चाहो तो उस होटल पर दावा भी ठोक सकती हो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने वादा किया और हल्के से मेरे गाल को थपथपाया। अब तुम्हारा इकलौता काम ठीक होना है। मैं पीड़ा या दवाओं के कोहरे में इतनी नहीं खोई थी कि उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया न करूं। मॉनिटर की बीप बीप डावाडोल होने लगी। अब वह अकेला नहीं था जो मेरे दिल को गलत हरकतें करता हुए सुन सकता था। ये शर्मिंदा करने वाला है, मैं खुद से बुदबुदाई। उसने हंसी दबाई और उसकी आंख में एक चिंतनशील भाव आया। मुझे लगता है। वह धीरे से झुका। बीप बीप की आवाज बुरी तरह तेज हो गई और फिर उसके होठों ने मेरे होठों को छुआ, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, हालांकि बहुत हल्के दबाव से, तो बीप बीप अचानक रुक गई। वह अचानक पीछे हट गया और उसका चिंतित भाव राहत में बदल गया जब मॉनिटर ने बताया कि मेरे दिल की धड़कन दोबारा शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ सामान्य से भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। उसने त्योरी चढ़ाई।
मैंने तुम्हें छूने का काम पूरा नहीं किया है, मैंने शिकायत की। अब मुझे वहां तक आने पर मजबूर मत करो। वह शरारत से मुस्कुराया और अपने होंठ हल्के से मेरे होंठों पर दबाने के लिए झुका। मॉनिटर बावला हो गया, लेकिन फिर उसके होंठ सख्त हो गए। उसने खुद को दूर खींच लिया। मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ को सुन लिया है, उसने कहा और एक बार फिर शरारत से मुस्कुराया। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं चिल्लाई और दहशत का अतार्किक सैलाब मेरे अंदर प्रवाहित होने लगा। मैं उसे जाने नहीं दे सकती थी, वो दोबारा मेरे सामने से गायब हो सकता था। उसने पल भर के लिए मेरी आंखों में आई दहशत को पढ़ा। मैं नहीं जाऊंगा, उसने गंभीरता से वादा किया और फिर मुस्कुराया। मैं झपकी ले लेता हूँ। वह मेरे बगल में रखी सख्त प्लास्टिक की कुर्सी से हटकर मेरे बिस्तर के पैताने पर फिरोजी फॉर लेदर के रिक्लाइनर के पास पहुंचा और इस पर झुकते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह स्थिर था। सांस लेना मत भूलना, मैंने फुसफुसाकर ताना मारा। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें अब भी बंद थीं। मैं अब अपनी माँ की आवाज़ सुन सकती थी। वे किसी से बात कर रही थीं, शायद नस से। उनकी आवाज़ थकी हुई और परेशान लग रही थी। मैं बिस्तर से कूदकर उनके पास दौड़ना चाहती थी, उन्हें शांत करना चाहती थी, वादा करना चाहती थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कूदने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने अधीरता से इंतज़ार किया। दरवाज़ा हल्का सा खुला और उन्होंने उसमें से झांका। माँ, मैं फुसफुसाई, मेरी आवाज़ प्रेम और राहत से भरी हुई थी। उन्होंने स्थिर एडवर्ड को रिक्लाइनर पर देखा और दबे पांव मेरे पास आईं। वो कभी नहीं जाता है ना? वे खुद से बुदबुदाकर बोलीं। माँ, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। वे मुझे हौले से गले लगाने के लिए झुकी और मुझे अपने गालों पर गर्म आंसू बहते महसूस हुए। बेला, मैं बहुत परेशान थी। मुझे अफसोस है, माँ, लेकिन अब हर चीज़ अच्छी है, सब ठीक, मैंने उन्हें तसल्ली दी। मुझे तो बस यही खुशी है कि आखिरकार तुमने आंखें खोल लीं। वे मेरे पलंग के कोने पर बैठ गईं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मेरी आंखें कब से बंद थीं। मेरी आंखें कितने समय से बंद थीं। आज शुक्रवार है, बेटा, तुम काफ़ी समय से बेहोश हो। शुक्रवार, मैं सदमे में थी। मैंने याद करने की कोशिश की कि वह कौन सा दिन था जब, लेकिन मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। उन्हें तुम्हें कुछ समय तक बेहोश रखना पड़ा, बेटा, तुम्हें बहुत सारी चोटें लगी हैं। मैं जानती हूँ, मैं उन्हें महसूस कर सकती थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर कलन वहीं पर थे। वे बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे काफ़ी युवा हैं और वे डॉक्टर कम मॉडल ज़्यादा दिखते हैं। आप कालाइल से मिल लीं और एडवर्ड की बहन एलिस से। बड़ी प्यारी लड़की है। हाँ, मैं पूरे दिल से सहमत हुई। उन्होंने अपने कंधे के ऊपर से एडवर्ड को देखा, जो आंखें बंद करके कुर्सी पर लेटा था। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे फोक्स में इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं घिघियाई और फिर कराह निकाली। दर्द हो रहा है? उन्होंने चिंता से पूछा और मेरी ओर मुड़ी। एडवर्ड की निगाहें मेरे चेहरे पर टिक गईं। ये ठीक है, मैंने उन्हें आश्वस्त किया। मुझे तो बस न हिलने की याद रखना है। वो फिर से नींद का नाटक करने लगा। मैंने माँ के क्षणिक भटकाव का लाभ लेकर विषय को मेरे व्यवहार की ओर लौटने से रोक दिया। फिल कहाँ है? मैंने जल्दी से पूछा। फ्लोरिडा। ओह बेला, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। जब हम वहाँ से चलने वाले थे, तभी सबसे अच्छी खबर मिली। फिल को साइन कर लिया गया। मैंने अंदाज लगाया। हाँ, तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? द सन्स, क्या तुम यकीन कर सकती हो? ये बेहतरीन है, माँ, मैंने उतने उत्साह से कहा जितना मैं भर सकती थी, हालांकि मुझे बहुत कम पता था कि इसका क्या मतलब है। और तुम्हें जैक्सनविल बहुत पसंद आएगा, वे बोलती चली गईं, जबकि मैं सूनेपन से उन्हें घूरती रही। मैं थोड़ा चिंतित थी। जब फिल ने एकरॉन के बारे में बोलना शुरू किया था, वहाँ बर्फ होती है और ठंडक भी, क्योंकि तुम तो जानती ही हो मुझे ठंड से नफरत है, लेकिन अब जैक्सनविल, यहाँ हमेशा धूप रहती है और आर्द्रता भी दरअसल उतनी बुरी नहीं है। हमें सबसे प्यारा मकान भी मिल गया है, पीला,
सफ़ेद किनारियों वाला और पुरानी फिल्म जैसा दिखने वाला पोर्च और विशाल ओक वृक्ष, और यह समुद्र से कुछ मिनट की दूरी पर है और तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बाथरूम होगा। ठहरो माँ, मैंने बाधा डाली। एडवर्ड की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन वह इतना तनावग्रस्त दिख रहा था कि उसे सोया नहीं कहा जा सकता था। आप ये क्या बोल रही हैं? मैं फ्लोरिडा नहीं जा रही हूँ। मैं फोक्स में रहती हूँ। लेकिन अब तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मूर्ख लड़की, वे हंसी। अब फिर ज़्यादा समय आसपास रहेगा। हमने इस बारे में बहुत बातें की हैं और मैं दूर के मैच छोड़ने जा रही हूँ। आधा समय तुम्हारे साथ, आधा समय उसके साथ। माँ, मैं झिझकी और सोचने लगी कि इस बारे में कूटनीतिज्ञ बनने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। मैं फोक्स में रहना चाहती हूँ। मेरा पहले ही स्कूल में मन लग चुका है और मेरी 2 सहेलियां भी हैं। सहेलियों की बात पर उन्होंने एक बार फिर एडवर्ड की तरफ निगाह डाली, इसलिए मैंने एक और दिशा आजमाई, और चाली को मेरी ज़रूरत है। वे सारे समय वहाँ अकेले रहते हैं और वे खाना बिल्कुल भी नहीं पका सकते। तुम फोक्स में रहना चाहती हो? उन्होंने चकराते हुए पूछा। यह विचार उनकी कल्पना से बाहर था, और फिर उनकी आंखें एक बार फिर एडवर्ड की ओर मुड़ गईं। क्यों? मैंने आपको बताया था ना स्कूल, चाली आउच। मैंने कंधे उचकाए थे। यह अच्छा विचार नहीं था। उनके हाथ मेरे ऊपर असहाय तरीके से फड़फड़ाए और उन्होंने थपथपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश की। उन्होंने मेरे माथे से काम चलाया, इस पर पट्टी नहीं बंधी थी। बेला, तुम फोक्स से नफरत करती हो, उन्होंने मुझे याद दिलाया। यह उतना बुरा नहीं है। उनकी त्योरी चढ़ गई और उन्होंने एडवर्ड और मेरे बीच नज़रों को घुमाया, इस बार बहुत जानबूझकर। क्या इस लड़के के कारण? उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। मैंने झूठ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उनकी आंखें मेरे चेहरे की जांच कर रही थीं और मैं जानती थी कि वे पकड़ लेंगी। वह इसका हिस्सा है, मैंने स्वीकार किया। ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कितना बड़ा हिस्सा था। तो क्या आपको एडवर्ड के साथ बात करने का मौका मिला है? मैंने पूछा। हाँ, वे झिझकी और उसके पूरी तरह स्थिर स्वरूप को देखा। और मैं तुमसे उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ओह, किसके बारे में? मैंने पूछा। मैं सोचती हूँ कि वह लड़का तुम्हारे प्यार में पड़ गया है, उन्होंने आरोप लगाया और अपनी आवाज़ नीची रखी। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, मैंने गोपनीय रूप से बताया। और तुम उसके बारे में कैसा महसूस करती हो? उन्होंने अपनी आवाज़ में उत्सुकता को बहुत कमज़ोरी से छिपाया। मैंने आह भरी और दूर देखने लगी। चाहे मैं अपनी माँ से कितना भी प्यार करती हूँ, लेकिन यह ऐसी बातचीत नहीं थी जो मैं उनके साथ करना चाहती थी। मैं उसके बारे में काफ़ी पागल हूँ। ये किसी किशोरी के वाक्य जैसा लग रहा था, जिसे उसका पहला बॉयफ्रेंड मिला हो। देखो, वो बहुत अच्छा दिखता है और हे भगवान, वो गजब का सुंदर दिखता है, लेकिन तुम बहुत छोटी हो, बेला। उनकी आवाज़ अनिश्चित थी। जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ, मैं 8 साल की थी। उसके बाद ये पहली बार था जब वे अभिभावक की सत्ता जैसी दिखने की कोशिश कर रही थीं। मैंने पुरुषों के बारे में माँ से हुई बातचीतों से तार्किक लेकिन दृढ़ आवाज़ के लहजे को पहचान लिया। मैं जानती हूँ, माँ। इसके बारे में चिंता मत करो। ये सिर्फ क्रश, मैंने उन्हें तसल्ली दी। ये सही है। वे सहमत हुईं और आसानी से खुश हो गईं। फिर उन्होंने आह भरी और अपराधी की तरह अपने कंधे के ऊपर से दीवार पर लगी बड़ी गोल घड़ी को देखा। क्या आपको जाना है? उन्होंने अपना होंठ काट लिया। फिर कुछ समय बाद फ़ोन करने वाला था। मैं नहीं जानती थी कि तुम जाग जाओगी। कोई दिक्कत नहीं, माँ। मैंने अपनी राहत को छिपाने की कोशिश की ताकि उनकी भावनाएं आहत न हों। मैं अकेली नहीं रहूंगी। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। तुम तो जानती हो, मैं रात को यहीं सो रही हूँ, उन्होंने खुद पर गर्व करते हुए घोषणा की। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी, उन्होंने झेपकर स्वीकार किया। पड़ोस में एक अपराध हो गया है और मैं वहाँ अकेले रहना पसंद नहीं करती। अपराध? मैंने चिंतित स्वर में पूछा। मकान के मोड़ वाले डांस स्टूडियो में कोई घुस गया और उसे पूरा जला दिया, कुछ भी नहीं बचा है। और वे वहाँ पर चोरी की एक कार सामने खड़ी छोड़ गए। क्या तुम्हें याद है, तुम वहाँ डांस करने जाती थीं, बेटा?
मुझे याद है, मैं कांपी और मेरे चेहरे पर शिकन आ गई। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं रुक सकती हूँ, बेटा। नहीं माँ, मैं ठीक रहूंगी। एडवर्ड मेरे साथ रहेगा। उन्हें देखकर लगा मानो वे इसी कारण रुकना चाहती थीं। मैं रात को लौटकर आऊंगी। यह उतनी ही चेतावनी लग रही थी जितना कि वादा, और उन्होंने ये कहते वक्त एडवर्ड पर निगाह डाली। मैं आपसे प्यार करती हूँ माँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बेला। जब तुम चलो तो संभल कर चला करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। एडवर्ड की आंखें बंद रहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान चमक उठी। नलियों और तारों की जांच करने के लिए एक नज़ अंदर आई। मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा, मेरे पट्टी से लिपटे हाथ को थपथपाया और चली गईं। नज़ मेरे हॉट मॉनिटर की रीडिंग देख रही थी। क्या तुम्हें तनाव महसूस हो रहा है? वहाँ तुम्हारे दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई थी। मैं अच्छी हूँ, मैंने उसे आश्वस्त किया। मैं तुम्हारी रजिस्टर्ड नर्स को बता देती हूँ कि तुम जाग गई हो। वो 1 मिनट में तुमसे मिलने के लिए आ जाएगी। जैसे ही नर्स ने दरवाज़ा बंद किया, एडवर्ड मेरे बगल में खड़ा था। तुमने कार चुराई थी। मैंने अपनी भौहें उठाईं। वो किसी पछतावे के बिना मुस्कुराया। ये काफ़ी अच्छी कार थी, बहुत तेज। तुम्हारी झपकी कैसी थी? मैंने पूछा। दिलचस्प। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या? उसने नीचे देखकर जवाब दिया। मुझे हैरानी है। मैंने तो सोचा था कि फ्लोरिडा। और तुम्हारी माँ? देखो, मैंने सोचा था कि तुम यही चाहोगी। मैंने उसे देखे बिना उसे घूरा। लेकिन तुम दिन भर फ्लोरिडा में अंदर ही अटके रहोगे। तुम बस रात को ही बाहर निकल पाओगे, असली वैम्पायर की तरह। वह लगभग मुस्कुराया, लेकिन पूरा नहीं। और फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैं फोक्स में रहूंगा, बेला। या ऐसी ही किसी जगह पर, उसने स्पष्ट किया। किसी ऐसी जगह पर जहां मैं तुम्हें कोई और नुकसान न पहुंचा सकूं। ये पहले तो अंदर नहीं घुसा। मैं उसे सूनेपन से घूरती रही जब उसके शब्द एक एक करके किसी भुता पहेली की तरह मेरे दिमाग के अंदर घुसे। मैं अपने दिल की धड़कन तेज होने के बारे में मुश्किल से चेतन थी। जब मेरी सांस बहुत तेज हो गई तो मैं पसलियों में पैने दर्द के बारे में जागरूक हुई। उसने कुछ नहीं कहा, उसने मेरे चेहरे को सतर्कता से देखा। जब वो दर्द जिसका टूटी हड्डियों से कोई संबंध नहीं था, वह दर्द जो उससे बहुत ज्यादा बुरा था, मुझे कुचलने का जोखिम पेश करने लगा। और फिर एक नई नज़ उद्देश्यपूर्ण तरीके से कमरे में चलकर आई। एडवर्ड पत्थर की तरह स्थिर बैठा रहा जब उसने मॉनिटर्स की तरफ मुड़ने से पहले मेरे भाव को देखा। दर्द की दवाओं का समय हो गया है, स्वीट हार्ट, उसने दयालुता से कहा और आईवी फीड को थपथपाया। नहीं, नहीं, मैं बुदबुदाई और अपनी आवाज़ से वेदना को दूर रखने की कोशिश की। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अब अपनी आंखें बंद करना गवारा नहीं कर सकती थी। बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है, बेटा। ये बेहतर है अगर तुम बहुत तनाव में ना आओ, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। वो इंतज़ार करती रही, लेकिन मैंने अपना सिर हिला दिया। ठीक है, उसने आह भर कर कहा। जब तुम्हें ज़रूरत लगे तो कॉल बटन दबा देना। उसने एडवर्ड को कठोर निगाह से देखा और जाने से पहले मशीनों पर एक और चिंतित निगाह डाली। एडवर्ड के ठंडे हाथ मेरे चेहरे पर थे। मैंने उसे उन्मत्त आंखों से घूरा। 222, बेला, शांत हो जाओ। मुझे छोड़कर मत जाना, मैंने टूटी हुई आवाज़ में अनुरोध किया। मैं नहीं जाऊंगा, उसने वादा किया। अब शांत हो जाओ, इससे पहले कि मैं नस को तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाऊं। लेकिन मेरे दिल की धड़कन धीमी नहीं हो पाई। बेला, उसने मेरे चेहरे को चिंता से थपथपाया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं यहीं रहूँगा। क्या तुम कसम खाते हो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? मैंने फुसफुसाकर कहा। मैंने हौफने को नियंत्रित करने की कोशिश की। मेरी पसलियों में चमक चल रही थी। उसने अपने दोनों हाथ मेरे चेहरे के दोनों तरफ रखे और अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाया। उसकी आंखें चौड़ी और गंभीर थीं। मैं कसम खाता हूँ। उसकी सांस की महक शांतिदायक थी। इससे सांस लेने के दर्द में राहत मिलती नजर आई।
वह मेरी निगाह को थामे रहा जब मेरा शरीर धीरे धीरे तनावरित हुआ और बीपिंग सामान्य गति पर लौटी। उसकी आंखें स्याह थीं और आज सुनहरी के बजाय काले के ज्यादा करीब थीं। बेहतर, उसने पूछा। हाँ, मैंने सावधानी से कहा। उसने अपना सिर हिलाया और कोई अस्पष्ट चीज बुदबुदाई। मुझे लगा कि मैंने अति प्रतिक्रिया जैसी कोई बात सुनी थी। तुमने ये क्यों कहा? मैं फुसफुसाई और अपनी आवाज को थरथराने से रोकने की कोशिश की। क्या तुम सारे समय मुझे बचाते बचाते थक चुके हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं दूर चली जाऊं? नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता, बेला, जाहिर है नहीं। तार्किक बनो, और मुझे तुम्हें बचाने से भी कोई समस्या नहीं है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि मैं ही था जिसने तुम्हें खतरे में डाला था। मैं ही वह कारण हूँ जिसकी वजह से तुम यहाँ हो। हाँ, तुम ही कारण हो। मैंने त्योरी चढ़ाई। वो कारण जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, जिंदा। मुश्किल से उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी, पट्टियों और प्लास्टर में लिपटी हुई और हिलने में भी असमर्थ। मैं मेरे सबसे हाल के मौत के अनुभव का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैंने चिढ़ते हुए कहा। मैं तो बाकी के बारे में सोच रही हूँ, तुम खुद चुन सकते हो। अगर तुम न होते तो मैं फोक्स के कब्रिस्तान में सड़ रही होती। मेरे शब्दों से उसके चेहरे पर दर्द की शिकन आई, लेकिन त्रस्त भाव उसकी आंखों से बाहर नहीं निकला। ये सबसे बुरा हिस्सा नहीं है, उसने फुसफुसाना जारी रखा। उसने इस तरह नाटक किया जैसे मैंने कुछ बोला ही न हो। तुम्हें फर्श पर देखना भी नहीं, टूटी मुड़ी और टूटी हुई। उसकी आवाज भर्राई थी। ये सोचना भी नहीं कि मुझे बहुत देर हो गई है। दर्द में तुम्हारी चीख भी नहीं। ये सारी असहनीय यादें मैं बाकी अमरता तक अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, सबसे बुरा तो यह एहसास था, ये जानना था कि मैं रुक नहीं सकता। यह विश्वास करना कि मैं तुम्हें खुद मारने वाला था, लेकिन तुमने मारा तो नहीं। मैं आसानी से ऐसा कर सकता था, बहुत आसानी से। मैं जानती थी कि मुझे शांत रहना चाहिए, लेकिन वो मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा था, जिससे दहशत मेरे फेफड़ों में फड़फड़ाने लगी और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मुझसे वादा करो, मैं फुसफुसाए। क्या तुम जानते हो कि क्या? मैं अब नाराज होने लगी थी। वो नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करने पर अड़ा था। उसने मेरे लहजे को बदलते सुन लिया। उसकी आंखें कस गईं। मैं इतना शक्तिशाली नजर नहीं आता हूँ कि तुमसे दूर रह सकूं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, चाहे इससे तुम्हारी जान जाए या न जाए, उसने रूखे अंदाज में आगे कहा। अच्छा है। वैसे उसने वादा नहीं किया था, ये बात मुझसे बच नहीं पाई थी। दहशत सिर्फ हल्की सी कम हुई थी, मुझमें अपने गुस्से पर काबू करने की शक्ति नहीं थी। तुमने मुझे बताया था कि तुम रुक गए थे। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों? मैंने मांग की। क्यों? उसने सतर्कता से दोहराया। तुमने ये क्यों किया? तुमने जहर को फैलने क्यों नहीं दिया? अब तक मैं ठीक तुम्हारे जैसी बन जाती। एडवर्ड की आंखें पूरी तरह से काली नजर आने लगी और मुझे याद आया कि यह ऐसी चीज थी जो वह मुझे कभी नहीं बताना चाहता था। एलिस उन चीजों में व्यस्त होगी जो उसे खुद के बारे में पता चली थीं, या वह उसके आसपास रहते समय अपने विचारों के बारे में बहुत सावधान रही होगी। स्पष्ट से एडवर्ड को कोई अंदाजा नहीं था कि एलिस मुझे वैम्पायर बनने की प्रक्रिया के बारे में बता चुकी है। वह हैरान था और आग बबूला भी। उसके नथुने फड़फड़ाने लगे, उसका मुंह ऐसा दिख रहा था जैसे पत्थर से तराशा गया हो। ये स्पष्ट था कि वह जवाब नहीं देने वाला था। मैं स्वीकार करती हूँ कि संबंधों के मामले में मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैंने कहा। लेकिन ये बस तार्किक लगता है कि पुरुष और स्त्री कमोबेश समान होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हमेशा दूसरे को बचाता रहे। दोनों को एक दूसरे को बराबरी से बचाना चाहिए। उसने अपनी बाहें मेरे पलंग के बगल में बांध ली और अपनी ठुड्डी अपनी बाहों पर रख ली। उसका भाव रेशमी था और उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। स्पष्ट रूप से वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि वह मुझसे नाराज नहीं था। मैं उम्मीद कर रही थी कि वह एलिस की खबर ले, इससे पहले मुझे एलिस को चेतावनी देने का मौका मिल जाए। तुमने मुझे बचाया है, उसने धीरे से कहा। मैं हमेशा कमजोर लड़की नहीं रह सकती, मैंने जोर देकर कहा।
मैं भी सुपरमैन बनना चाहती हूँ। तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। उसकी आवाज़ नर्म थी। उसने तकिए के कोने को एकाग्र अंदाज में घूरा। मैं सोचती हूँ कि मैं जानती हूँ। बेला, तुम नहीं जानती। मेरे पास इस बारे में सोचने के लिए लगभग 90 साल का समय रहा है और मुझे अब भी पक्का नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि कार्लाइल ने तुम्हें नहीं बचाया होता? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। उसने आगे बोलने से पहले रुका। लेकिन मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मैं कुछ नहीं छोड़ रहा था। तुम मेरी जिंदगी हो। तुम एकमात्र चीज हो जिसे खोने पर मुझे चोट पहुंचेगी। मैं इसमें बेहतर होती जा रही थी। ये स्वीकार करना आसान था कि मुझे उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। वह बहुत शांत था, जैसे निर्णय पर पहुंच गया हो। मैं यह नहीं कर सकता, बेला। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं? मेरा गला कर्कश हो गया था और शब्द उतनी जोर से नहीं निकले जितना मैं चाहती थी। मुझे मत बताओ कि यह बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज के बाद या मुझे लगता है ये कुछ दिन पहले था। जो भी हो, उसके बाद ये कुछ नहीं होना चाहिए। उसने गुस्से से मुझे देखा। और दर्द? उसने पूछा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैं ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन मैंने अपने लहजे को ये दिखाने से रोकने की कोशिश की कि वह भावना मुझे कितनी स्पष्टता से याद थी। मेरी नसों में आग। यह मेरी समस्या है, मैंने कहा। मैं इसे संभाल सकती हूँ। बहादुरी को इस बिंदु तक ले जाना संभव है जहाँ यह पागलपन बन जाती है। यह मुद्दे की बात नहीं है। 3 दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। एडवर्ड ने एक बार फिर मुंह बनाया जब मेरे शब्दों ने उसे याद दिलाया कि मेरे पास उससे ज्यादा जानकारी है जितनी वह कभी नहीं देना चाहता था। मैंने उसे अपना गुस्सा दबाते देखा जब उसकी आंखें सोचने लग गईं। चाली, उसने रूखे अंदाज में पूछा। रिनी। मिनट खामोशी में गुजरते गए जब मैं उसके सवाल का जवाब देने के लिए जूझी। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं निकली। मैंने इसे दोबारा बंद कर लिया। उसने इंतजार किया और उसके चेहरे पर विजय का भाव आ गया, क्योंकि वह जानता था कि मेरे पास कोई सच्चा जवाब नहीं है। देखो, ये भी मुद्दा नहीं है, मैं आखिरकार बुदबुदाई। मेरी आवाज उतनी ही अविश्वसनीय लग रही थी जितनी हमेशा झूठ बोलने पर लगती थी। रिनी ने हमेशा वे विकल्प चुने हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वे चाहेंगी कि मैं भी ऐसा ही करूं। और चाली लचकदार हैं, वे अपने दम पर रहने के आदी हैं। मैं हमेशा उनकी परवाह नहीं कर सकती। मेरे पास जीने के लिए अपना खुद का जीवन है। बिल्कुल, उसने तपाक से कहा। और मैं इसे तुम्हारे लिए खत्म नहीं करूंगा। अगर तुम मृत्युशैया पर मेरे लेटने का इंतजार कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक खबर देना चाहती हूँ। मैं अभी अभी वहां पर थी। तुम ठीक होने वाली हो, उसने मुझे याद दिलाया। मैंने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और दर्द की उस लहर को नज़रअंदाज किया जो इस वजह से उत्पन्न हुई थी। मैंने उसे घूरा और वह भी पलटकर घूरने लगा। उसके चेहरे पर समझौते जैसा कोई भाव नहीं था। नहीं, मैंने धीरे से कहा। मैं ठीक नहीं होने वाली। उसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। जाहिर है, तुम ठीक होने वाली हो। तुम्हारे 1-2 घाव हो सकते हैं। तुम गलत हो, मैंने जोर देकर कहा। मैं मरने वाली हूँ। सचमुच, बेला, वो अब चिंतित था। तुम कुछ दिनों में अस्पताल से निकल जाओगी। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। मैंने उसकी तरफ आंखें तरेर कर देखा। हो सकता है कि मैं अभी ना मरूं, लेकिन मैं किसी समय तो मरूंगी। हर दिन, हर मिनट में ज्यादा करीब पहुंच रही हूँ। और मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी। उसने त्योरी चढ़ाई जब मेरी बात का मतलब उसके दिमाग के अंदर घुसा। उसने अपनी लंबी अंगुलियों से अपनी कनपटी दबाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। यही होना प्रारब्ध में है। यह इसी तरह होना चाहिए। यह इसी तरह होता अगर मेरा अस्तित्व नहीं होता, और मेरा अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मैंने घरघराहट की आवाज निकाली। उसने हैरानी से आंखें खोलीं। यह मूर्खतापूर्ण है। ये तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने जैसा है जिसने अभी अभी लॉटरी जीती हो और उसका पैसा लेकर यह कहना है, देखो, हमें उस तरफ लौट जाना चाहिए जैसा चीजों को होना चाहिए। यह इस तरह से बेहतर है।
लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं लॉटरी का पुरस्कार नहीं हूँ, उसने गुर्राकर कहा। सही है, तुम उससे बहुत बेहतर हो। उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और अपने होंठ सख्त किए। बेला, अब हम इस बारे में और बातचीत नहीं करेंगे। मैं तुम्हें अनंत रात में नहीं धकेलूंगा और यह मामला यहीं खत्म हो जाता है। अगर तुम सोचते हो कि यही अंत है, तो तुम मुझे ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानते हो, मैंने उससे चेतावनी दी। तुम ही मेरी पहचान के एकमात्र वैम्पायर नहीं हो। उसकी आंखें एक बार फिर स्याह हो गईं। एलिस ये दुस्साहस नहीं करेगी। और एक पल के लिए तो वह इतना डरावना दिख रहा था कि मैं इस पर विश्वास किए बिना नहीं रह पाई। मैं कल्पना नहीं कर सकती थी कि कोई इतना बहादुर होगा जो उसका विरोध करे। एलिस ने इसे पहले ही देख लिया था, है ना? मैंने अंदाजा लगाया, इसीलिए उसकी बातों से तुम परेशान हो जाते हो। वह जानती है कि मैं तुम्हारे जैसी बनने वाली हूँ किसी दिन। वह गलत है। उसने तो तुम्हें मुर्दा भी देखा था, लेकिन ये भी तो नहीं हुआ। तुम मुझे कभी एलिस के खिलाफ शर्त लगाते नहीं पकड़ोगे। हम काफी लंबे समय तक एक दूसरे को घूरते रहे। मशीनों की आवाज, बीपिंग, बूंद टपकने, दीवार पर बड़ी घड़ी की टिक-टिक के सिवाय शांति थी। आखिरकार उसके चेहरे का भाव नर्म हुआ। तो इससे हम कहाँ पहुँचे? मैंने सोचा। उसने बिना हंसी के हंसने की आवाज निकाली। मुझे लगता है कि इसे बंद रास्ता कहा जाता है। मैंने आह भरी। आउच, मैं बुदबुदाई। तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसने नस को बुलाने वाले बटन को देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने झूठ बोला। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता, उसने धीरे से कहा। मैं दोबारा नहीं सोने वाली। तुम्हें आराम की जरूरत है। ये बहस तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो हार मान लो, मैंने तपाक से कहा। एलिस ने इसे पहले ही देख लिया था, है ना? मैंने अंदाजा लगाया, इसीलिए उसकी बातों से तुम परेशान हो जाते हो। वह जानती है कि मैं तुम्हारे जैसी बनने वाली हूँ किसी दिन। वह गलत है। उसने तो तुम्हें मुर्दा भी देखा था, लेकिन ये भी तो नहीं हुआ। तुम मुझे कभी एलिस के खिलाफ शर्त लगाते नहीं पकड़ोगे। हम काफी लंबे समय तक एक दूसरे को घूरते रहे। मशीनों की आवाज, बीपिंग, बूंद टपकने, दीवार पर बड़ी घड़ी की टिक-टिक के सिवाय शांति थी। आखिरकार उसके चेहरे का भाव नर्म हुआ। तो इससे हम कहाँ पहुँचे? मैंने सोचा। उसने बिना हंसी के हंसने की आवाज निकाली। मुझे लगता है कि इसे बंद रास्ता कहा जाता है। मैंने आह भरी। आउच, मैं बुदबुदाई। तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसने नस को बुलाने वाले बटन को देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने झूठ बोला। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता, उसने धीरे से कहा। मैं दोबारा नहीं सोने वाली। तुम्हें आराम की जरूरत है। ये बहस तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो हार मान लो, मैंने तपाक से कहा। नहीं, उसने मुझे नजरअंदाज किया। हाँ, दीवार पर लगे स्पीकर से आवाज आई। मैं सोचता हूँ कि हम दर्द की दवा के लिए तैयार हैं। उसने शांति से कहा और मेरे आवेशमय भाव को नजरअंदाज कर दिया। मैं नस को भेजती हूँ। आवाज बहुत बोर लग रही थी। मैं इसे नहीं लूंगी, मैंने वादा किया। उसने मेरे पलंग के पास लटके द्रवों की थैली की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि वे तुमसे कोई गोली निगलने को कहेंगे। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने मेरी आंखों में डर को पढ़ लिया और कुंठा में आह भरी। बेला, तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम्हें तनावरहित होने की जरूरत है, ताकि तुम ठीक हो सको। तुम इतनी मुश्किल क्यों दे रही हो? वे अब तुम्हें और ज्यादा सुई नहीं लगाएंगे। मुझे सुइयों से डर नहीं लगता, मैं बुदबुदाई। मुझे तो अपनी आंखें बंद करने से डर लगता है। वह अपनी वक्र मुस्कान मुस्कुराया और मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। डरो मत। जब तक तुम्हें खुशी मिलती है, मैं यहीं रहूंगा। मैं पलटकर मुस्कुराई और अपने गालों में होने वाले दर्द को नजरअंदाज किया। तुम जानते हो, तुम अनंत काल तक की बात कर रहे हो। ओह, तुम इससे बाहर निकल जाओगी, ये तो बस एक क्रश है। मैंने अपना सिर अविश्वास में हिलाया, इससे मेरा सिर घूमने लगा। मैं सदमे में आ गई जब रिनी ने ये पुड़िया निगल ली। मैं जानती हूँ कि तुम हकीकत जानते हो।
यही तो इंसान होने के बारे में सुंदर चीज है, उसने मुझे बताया। चीजें बदलती हैं। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। अपनी सांस मत रोको। वह हंस रहा था जब नस सिरिंज लहराती हुई अंदर आई। माफ करें, उसने एडवर्ड से रूखे अंदाज में कहा। वह उठा और छोटे कमरे के सिरे पर जाकर दीवार से टिक गया। उसने अपनी बाहें बांध ली और इंतजार करने लगा। मैंने उस पर निगाह रखी, अब भी डरते हुए। एडवर्ड ने शांति से मुझसे निगाह मिलाई। ये लो बेटा, नज़ मुस्कराई जब उसने मेरी ट्यूब में दवा डाली। अब तुम बेहतर महसूस करोगी। धन्यवाद, मैं बिना उत्साह के बुदबुदाए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। मैं लगभग तुरंत ही अपने खून में नींद के एहसास को प्रवाहित होते महसूस कर सकती थी। इससे काम हो जाना चाहिए, वह बुदबुदाई जब मेरी पलकें झुकीं। वो कमरे से चली गई होगी, क्योंकि किसी ठंडी और चिकनी चीज ने मेरे चेहरे को छुआ। रुकना, शब्द अस्पष्टता से बाहर निकला था। मैं रुकूंगा, उसने वादा किया। उसकी आवाज सुंदर थी, किसी लोरी की तरह। जैसा मैंने कहा था, जब तक इससे तुम्हें खुशी मिलती है, जब तक ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहता है। मैंने अपना सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत भारी था। यह एक ही चीज नहीं है, मैं बुदबुदाए। वह हंसा। उस बारे में अभी चिंता मत करो बेला। तुम जागने पर मेरे साथ बहस कर सकती हो। मुझे लगता है कि मैं मुस्कराई। ठीक है। मैं अपने कान पर उसके होंठ महसूस कर सकती थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह फुसफुसाकर बोला। मैं भी। मैं जानता हूँ, वह धीरे से हंसा। मैंने अपना सिर हल्के से मोड़ा, खोजते हुए। वह जानता था कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके होंठ धीरे से मेरे होंठों से छूने लगे। धन्यवाद, मैंने आह भरी। कभी भी। मैं दरअसल नींद की गिरफ्त में थी, लेकिन मैं कमजोरी से नींद के खिलाफ लड़ी। बस एक और चीज थी जो मैं उसे बताना चाहती थी। एडवर्ड। मैं उसका नाम स्पष्टता से बोलने के लिए जूझी। हाँ, मैं एलिस पर शर्त लगा रही हूँ। मैं बुदबुदाई और फिर रात ने मुझे ढाक लिया।